संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 572 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है तो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल आफ्टर पोटेंटाइजेशन। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओके, पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपने नॉलेज को शेयर कर सके होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी। कैन यू जस्ट शेयर दिस स्लाइड? यस सर, यस सर, शेयर कर सकते हैं स्लाइड। नहीं, आपको मैंने सर को दी थी स्लाइड। अच्छा, पंकज सर, कौन से सर को दी थी आपने स्लाइड? ये फाइल। सानी सर को मेल किया था मैंने। यस, तो आज हमारा जो ये रिसर्च वर्क है, ये बेसिकली आपका जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं उसके आधार पर है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फ्रॉम ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल बेस आफ्टर द पोटेंटाइजेशन। यानी क्या कि जैसे हमारे जो डॉक्टर M.K. सहानी सर है, जब वो पेशेंट का बाल लेते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मेडिसिनल सिलेक्शन और सिमिलिमम, तो हमने जब पेशेंट का बाल लिया, सो दैट इज बायोलॉजिकल सैंपल, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सैंपल। तो जब हम उसको उसके रिस्पेक्टिव सिमिलिमम या मेडिसिन में जब हम उसको डीप करते और जब हम उसको स्ट्रोक्स देते एन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स या उसको पोटेंटाइजेशन हम सर बोले, आपका वॉइस नहीं आ तो रहा है। उसका डीएनए के फ्रेगमेंट्स पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा रिसर्च वर्क है। इसमें हमने सबसे पहले अल्कोहल बेस को स्टार्ट किया है। अभी वॉइस आ रही हेलो है? आवाज इस सूरज सर। वॉइस इज क्लियर? वॉइस इज क्लियर नाउ? माय वॉइस इज क्लियर? हाँ, क्लियर नाउ? हेलो, हेलो, जी हेलो। सर, बोलिए, आवाज आ माय रही वॉइस, हाँ आ गई। ठीक है, तो है। आज जी हम जी इस जी। रिसर्च वर्क में एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे फ्रॉम ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल बेस आफ्टर पोटेंटाइजेशन। स्लाइड, सर स्लाइड नहीं शेयर हो रही सर आप। अभी सर मेरे इसमें स्क्रीन ही नहीं आ रही है आपकी। इट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट अभी तक मेरे सामने। हाँ सर, अब आ गई सर। करेक्ट करेक्ट, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? माय यस वॉइस आ इज रही है सर। ऑडिबल को? हाँ हाँ बेटा, यस अब यस सर, अगर ऑडिबल। बीच में ड्रॉप हो तो प्लीज आप बोलना मुझे, ठीक है? तो टाइटल जी में जी सर। अगेन फिर आपने स्क्रीन अलग कर दी। हाँ यस, टाइटल पार्ट, टाइटल पार्ट, यस। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ्रॉम ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल बेस आफ्टर द इफेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। तो अभी हम पोटेंटाइजेशन के बाद क्या इफेक्ट आ रहा है डीएनए पे, वो हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड, एब्स्ट्रैक्ट। यस यस, तो ये जो रिसर्च वर्क है ह्यूमन हेयर से, जो कि एक बायोलॉजिकल सैंपल है, और इसमें हमने जो व्हीकल या बेस लिया है वो अल्कोहल बेस लिया है, और इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं आफ्टर पोटेंटाइजेशन। और ये जो डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीएनए क्वांटिफिकेशन, जैसे हम फार्मेसी में पढ़ते कि कोई भी एल्कोलॉइड लिया तो या तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते या तो उसका क्वांटिफाई करते, तो वैसे ही हमने इस मेथड में डीएनए क्वांटिफिकेशन किया है पीसीआर मेथड से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हम डीएनए को क्वांटिफाई करते हैं
इन 1% एगरोस जेल। एगरोस जेल एक व्हीकल या मीडिया है उस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्वांटिफाई करने के लिए। और इसमें हमने जो है फिंगरप्रिंटिंग जो है डीएनए की वो ह्यूमन हेयर से लिया है अल्कोहल बेस में आफ्टर द इफेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। तो मेथड इज पीसीआर और व्हीकल जो है वो 1% एगरोस जेल है। और जो बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो ह्यूमन हेयर से लिया गया है, क्योंकि इसके अलावा कई सारे ऐसे सैंपल है जैसे नेल हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, जिससे डीएनए का क्वांटिफिकेशन किया जाता है। बट हम इसमें ह्यूमन हेयर को एज अ बायोलॉजिकल सैंपल हमने रिसर्च वर्क में कंक्लूड किया है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। Next slide. Yes, introduction. Next, it is title part. Next slide. Yes, generally this DNA in the human hair, it is very crucial piece for evidence. जैसे अगर हम forensic medicine या forensic science की बात करें तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जो डीएनए क्वांटिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और इसका जो मेथोडोलॉजी है जिससे हम उसको क्वांटिफाई करते हैं वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये जो डीएनए है ये हमारे लिए काफी ज्यादा एक एविडेंशियल पार्ट या एक बायोलॉजिकल सैंपल है जिससे हम जेनेटिक इनहेरिटेंस या जेनेटिक ओरिजिन जितनी भी बीमारियां है जिसको हम हमारे ऑर्गेनॉन में माइजमेटिक अप्रोच या माइजमेटिक बैकग्राउंड बोलते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस या ट्यूबरकुलर, तो उसी तरीके से ये डीएनए का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रिसर्च वर्क या फॉरेंसिक मेडिसिन में। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर डीएनए है जनरली ये हम जो है बेसिकली जो रूट पार्ट जो है या जो हम हेयर फॉलिकल जो बोलते हैं उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो शेप पार्ट होता है हेयर का या जो टिप पार्ट है हेयर का उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे रिसर्च वर्क में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डीएनए क्वांटिफिकेशन करें हेयर से तो हेयर फॉलिकल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके अलावा अगर हम शेफ्ट या टिप की बात करें तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्वांटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको उसमें डीएनए नहीं मिलेगा, उसमें आपको केराटिनिन जो कि एक प्रोटीन का पार्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो डीएनए है जनरली इसमें अगर हम पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो इसमें जनरली हम उसको अलग अलग सेगमेंट्स में और अलग अलग वेरिएंट्स में हम उसको मेजर करते हैं कि हमें कितने नैनो या कितने माइक्रोन में वो डीएनए फ्रेगमेंट्स देखने को मिले। नेक्स्ट स्लाइड, मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी। materials and methodology part. Yes, so this is which type of study? जैसे अगर हम टाइप की बात करें तो ये एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस है और ये जो स्टडी है वो हमने डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस, पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात में इसको हमने कंक्लूड किया है। और ये जो रिसर्च वर्क है ये हमारे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट जो अलाइड साइंस है उससे हमने कोलैबोरेशन में इस स्टडी को कंप्लीट किया है। इसमें हमें जो ड्यूरेशन मिला इस स्टडी का वो 15 डेज का था। और उसके बाद जो हमने इसको सैंपल जो कलेक्शन किया है वो हमने पोटेंटाइज अल्कोहल बेस लिया है जिसमें हमने 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, 100 इक्वल डाउनवर्ड स्ट्रोक विद द इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन के थ्रू हमने 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दिए और उसको हमने पोटेंट किया हमारे व्हीकल को जिसमें हमने 3 to 5 ह्यूमन हेयर सैंपल लिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ सिंगल हेयर स्ट्रैंड की बात करें तो वहां पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना और क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से 4 ह्यूमन हेयर सैंपल लिए। इसके बाद ये जो मेथड जो हमने यूज करी थी पोटेंटाइजेशन के लिए वो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर का इस्तेमाल किया था जो कि हमारे फार्मेसी लेबोरेटरी पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी रिसर्च में अवेलेबल है। प्रोसीजर अगर हम देखें, ये आप ध्यान से इस चीज को समझना कि कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर बाद में मैं आपको एक सिंपल वे में एक फेनोमेनिकल एक सिंपल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में मैं आपको समझाऊंगा कैसे डीएनए आता है।
तो पहले हम क्या करते, वी कलेक्ट द हेयर सैंपल जिसमें एटलीस्ट 3 to 5 हेयर बल्ब हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें शेप से लेना देना नहीं है, टिप से लेना देना नहीं है, हमें लेंथ से लेना देना नहीं है, हमें हेयर फॉलिकल से मतलब है जिसमें डीएनए या हमें आरएनए मिल सकते। तो हमने क्या किया, हेयर सैंपल को कलेक्ट किया जिसमें 3 से 5 या 3 से 4 हेयर बल्ब हो। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। दूसरी स्टेप में हम क्या कर रहे कि एसेप्टिकली हमने हेयर बल्ब को कट किया फ्रॉम 3 मिलीमीटर अबाउट द दैट पोर्शन ऑफ बल्ब, यानी हमने हेयर बल्ब को कलेक्ट करना है बाय एसेप्टिकली, क्योंकि अगर एसेप्टिकली नहीं किया और कोई बैक्टीरियल या कोई कंटामिनेशन हो गया तो हमारा जो डीएनए का क्वांटिफिकेशन है वो भी इसमें अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें हेयर बल्ब को जब कट करेंगे तो हमें बहुत ही एसेप्टिकली विथ ऑल द प्रिकॉशन एंड मेजरमेंट हमें कितना डायमीटर लेना है जितना ही हमें पार्ट जो है हेयर, उस हेयर बल्ब को जब हमने कलेक्ट किया इन 1.5 ml MCT with 40 माइक्रोलीटर ऑफ 5% प्रोटीनेस के, यानी प्रोटीनेस के इट इज जनरली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो 40 माइक्रोलीटर हमने 5% प्रोटीनेस के लिया और उसको हमने जब हेयर बल्ब के साथ मिक्स किया या जिसको हम बोलते हैं कि डिस्पर्स किया with 1.5 ml MCT, so it is generally a chemical or mediator जिससे कि उस हेयर फॉलिकल में से हम डीएनए को बाहर निकाल सके। तो इसलिए हमने एज अ मीडिएटर या कैरियर में हमने प्रोटीनेस काइनेस के यूज किया 5% इन 40 माइक्रोलीटर। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितने माइक्रोलीटर में लेना है। अगर हमने मान लो 1 माइक्रोलीटर या 2 माइक्रोलीटर या 10 माइक्रोलीटर में लिया तो एक्सट्रैक्शन इतने अच्छे से क्वांटिफाई नहीं होगा डीएनए का। तो इसलिए हमें एक एप्रोप्रिएट मेजरमेंट लेना है मिलीलीटर या माइक्रोलीटर में कि जिससे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, एसेप्टिकली कट किया हेयर बल्ब पोर्शन को 3 mm अबाउट द बल्ब। अगेन फिर हमने उसको जब डिप करने के बाद वापस से हम उसको एसेप्टिकली कट करेंगे और उस हेयर बल्ब के पोर्शन को सेपरेट आउट करेंगे विद द शेफ्ट। नेक्स्ट पार्ट, फिर हमने वर्टेक्सिंग एंड इंक्यूबेट किया ओवरनाइट 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने क्या किया, जब हमने उसको सेग्रीगेट कर लिया या आइसोलेट कर लिया, अब हम उसको इंक्यूबेट करते ओवरनाइट यानी 60 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि अगर 60 डिग्री से अबव हो गया तो वहां पे डीएनए आपका डैमेज हो जाएगा। जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई फॉरेंसिक या कोई एक्सीडेंट हुआ है और अगर उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन या टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वहां पे आपको डीएनए का क्वांटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो डीएनए बैंड्स होते हैं और उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। तो इसलिए हमें ये प्रॉपर 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको इंक्यूबेट करना है ओवरनाइट, ताकि वो जो डीएनए है उसमें प्रिजर्व रह सके। उसके बाद हमने क्या किया कि एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ PCI, दिस इज अ रिएजेंट। जनरली दिस रिएजेंट इट इज कॉमनली यूज्ड इन अवर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। तो कितना परसेंटेज लिया, जैसे 25 रेशियो 25 to 24 रेशियो 1 रेशियो, तो 25 इज अवर P एंड केमिकल इज 24 एंड आयोडीन इज जनरली द 1% ओनली। और इसको हमने मिक्स किया विद द इन्वर्टिंग ट्यूब फॉर 1 आवर। तो ये हमने इसको पार्ट ये जो हम उसको हमने अलग अलग प्रपोर्शन में अलग अलग रेशियो में केमिकल रिएजेंट के साथ मिक्स करके इन्वर्टेड ट्यूब में हमने उसको आइसोलेट करके रख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन आप सभी लोगों को पता है, जैसे हम ब्लड में से सीरम लेते तो सीरम को हम कैसे लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सो सेंट्रीफ्यूगेशन से जो सुपरनेटेड फ्लूइड होता है वो हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसी तरीके से हमने इसमें क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया 10,000 ग्राम फॉर 10 minutes at 4 degree Celsius and transfer the aqueous layer in MCT. MCT that is a
type of media or a chamber where this DNA fingerprinting is going to carried out. तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके ऊपर जो एक्वस लेयर आती है, क्योंकि नीचे सेटल डाउन हो जाता है आपका सॉलिड सब्सटेंस, तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो हमारा जनरली इट इज फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द क्वांटिफिकेशन। तो वहां पे हमने इसको एक्वस लेयर को सेपरेट आउट कर लिया और एमसीटी में उसको मिक्स कर दिया। 9th स्टेप, अब हमने क्या किया, 10 माइक्रोलीटर ऑफ 10 मिलीग्राम ऑफ आरएनएज ऐड किया। अभी हमने ये जो पार्ट हमने सेपरेट आउट किया था, अभी हम इसमें क्या कर रहे, 10 माइक्रोलीटर ऑफ 10 milligram of RNAs be added। ठीक है, RNAs क्यों ऐड करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। RNAs ऐड करने के बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए हमने 4 डिग्री सेल्सियस यानी लेस देन 10 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस के माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी। ऑडिबल। वो स्लाइड, हाँ। अब हमने क्या किया इसमें, हाँ, अब हमने वॉल्यूम ऑफ केमिकल सेंट्रीफ्यूज 4 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद फर्स्ट लेयर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसके बाद एक और हमें सुपरनेटेंट फ्लूइड मिलेगा, तो वो जो सुपरनेटेंट फ्लूइड या लेयर है उसको हमने वापस से सेग्रीगेट कर लिया और उसको हमने एमसीटी में ऐड करके इक्वल वॉल्यूम या डबल वॉल्यूम ऑफ आईपीए, दिस ऑल आर द नेम ऑफ केमिकल रिएजेंट। तो ये हमने सारे केमिकल रिएजेंट उसमें ऐड किए और उसमें 1/10 पार्ट हमने 3m सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट वी यूज्ड एज अ केमिकल रिएजेंट। तो सोडियम एसीटेट हमारा लाइसिस का काम करेगा डीएनए क्वांटिफिकेशन के लिए, तो वो हमने ऐड किया इसमें। उसके बाद आप देखोगे हमने इसको अगेन इंक्यूबेट किया -20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर, जिससे कि उसमें प्रेसिपिटेशन बन जाए। जैसे ही प्रेसिपिटेशन बना फिर उसके बाद हमने अगेन उसको सेंट्रीफ्यूज किया 1000 ग्राम के लिए 10 मिनट्स के लिए एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी आप देखते जा रहे हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, फिर हम उसको वापस से क्वांटिफाई कर रहे हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, फिर केमिकल ऐड कर रहे हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, फिर सुपर न्यूट्रन फ्लूइड या जो ऊपर की सतह लेयर है हम जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद हमने जो 12th स्टेप है हमने इंक्यूबेट किया -20 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए, प्रेसिपिटेशन बना, सेंट्रीफ्यूज किया 10 मिनट्स के लिए और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पैलेट्स है इनको हम जब वॉश करेंगे तो अभी वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल सर? हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस या नो? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस। अभी अभी आवाज आई मेरी? वॉइस आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्लीज एनीवन कैन रिस्पॉन्स। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी किसी को? यस सर, अभी आ रही है। हाँ, प्लीज आप स्लाइड शेयर कीजिए।
स्लाइड नहीं आ रही है सामने? हेलो। हाँ हाँ, नीचे करते जाओ, नीचे नीचे करो। यस। अभी हमने क्या, अब रुक जाओ रुक जाओ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके। अब हमने क्या किया कि इंक्यूबेट किया उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए, और फिर हमने वापस से सेंट्रीफ्यूज किया 10 मिनट के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पैलेट जो कलेक्ट हुए थे, जो हमें नीचे बॉटम पे मिलेंगे, तो उस पैलेट को हमने वॉश किया विथ 250 माइक्रोलीटर ऑफ इथाइल ऑक्साइड। तो इथाइल के साथ हमने उसको वॉश किया, और फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया 1000 ग्राम फॉर 10 मिनट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग केमिकल रीएजेंट के साथ हम उसको वॉश कर रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, और उसको 4 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस हम उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं। अभी इसके बाद हमें डिस्कार्ड करना है सुपरनेटेंट फ्लूइड को, और वो जो पैलेट से उसको ड्राई करना है। और उसके बाद हम उसको, जब हम एगरोस जेल में रन करेंगे, एगरोस जेल जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इट इज यूज्ड एज अ व्हीकल। तो यहाँ पर हमने एग्रोस जेल को एज अ व्हीकल यूज किया, और उसमें हम उसको क्वांटिफाई करेंगे डीएनए को, A260 वर्सेस 280। तो ये हमने 2% एग्रोस जेल जो है डीएनए में क्वांटिफाई किया है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है कि कैसे हमने डीएनए को हेयर बल्ब से क्वांटिफाई और सेग्रीगेट किया है। अब आप रिजल्ट देखेंगे इसमें। नाउ द रिजल्ट्स आर, यस, डाइल्यूशन अगर आप 5 माइक्रोन या 5x में अगर आप देखोगे, तो A260 और A280 दीज आर बेसिकली रेजोनेंस और मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन में आपको 2.139% आपको डीएनए मिल रहा है। और अगर अपन माइक्रोलीटर में देखें, सो इट इज अराउंड 10.088। और डाइल्यूशन फैक्टर अगर हम इसका देखें तो दैट इज 50.44। वेयर एज अगर हम 10x में देखें इसको, तो दैट इज 1.9। और माइक्रोलीटर में इसका परसेंटेज है 5.154, और डाइल्यूशन फैक्टर इसका 51.54। तो यहाँ पे हमने 1 माइक्रोग्राम, हमने बेसिकली अगर जेल जब हम बनाते हैं, तो हमने इसमें 1 माइक्रोग्राम जो है एगरोस जो परसेंटेज है उसको हम व्हीकल के साथ मिक्स करके उस डीएनए का क्वांटिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल होम्योपैथी की लैंग्वेज में समझाऊं, तो जैसे 1x और 2x, तो 1x में आपको ड्रग का पार्टिकल साइज का डायमेंशन अलग मिलेगा, 2x में आपको उसका डायमेंशन कम मिलेगा, 3x में आपको और कम डायमेंशन मिलेगा, बिकॉज वी डू पोटेंटाइजेशन। तो उसी तरीके से जब हम डीएनए का क्वांटिफिकेशन करते हैं, तो हमें ये देखना रहता है कि कितने कितने डाइल्यूशन फैक्टर में हम उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन फैक्टर का क्वांटिफिकेशन हमने 5x 10x ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 3 से 4 हेयर स्ट्रैंड लिए हैं। अगर हम ज्यादा हेयर स्ट्रैंड लेते हैं, अगर मान लो 10 20 30, तो वहां पे इसका डाइल्यूशन फैक्टर भी बढ़ जाता है। पर क्योंकि हमारे पास सैंपल कम है, तो इसलिए हमने डाइल्यूशन फैक्टर भी इसका 5 और 10 ही लिया है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज द इमेज। अब आप ये देख सकते हो, दिस इज अ एविडेंस बेस्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ्रॉम ह्यूमन हेयर इन एगरोस जेल। तो यहाँ पे आपको अलग अलग केबी में अलग अलग आपको माइक्रोन और अलग अलग क्वांटिटी में आपको डीएनए के फ्रेगमेंट जो है सेग्रीगेट देखने को मिलेंगे। और जैसे अगर आप देखोगे कि इनकी जो विजिबिलिटी भी जो है, वो आपके नियर अगर आप जाओगे, जैसे 10 kb में इट इज मोर ब्राइटेंड, ये काफी डार्क है और विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और 1 kb में इसकी विजिबिलिटी एकदम कम होती जा रही है। तो जितना जितना दूर फ्रेगमेंट जाता जाएगा, तो जितना जितना आपको विजिबिलिटी इसमें आपको कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डीएनए होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पे हम उसको एनोड और कैथोड जो हमारा सर्किट होता है उस तरीके से हम इसको अटैच करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। तो ये जो हमने प्रोसेस की है, इसमें हमने डीएनए को सेग्रीगेट किया है अलग अलग डाइल्यूशन फैक्टर में, अलग अलग माइक्रोलीटर वॉल्यूम्स में, और अलग अलग बोल सकते हैं हम अलग अलग वेरिएंट्स या अलग अलग
मीडिया में। तो उस तरीके से हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने एनालाइज किया है ह्यूमन हेयर में इन एगरोस जेल। ये रिसर्च का मेन जो पर्पस है वो ये है कि जैसे हमारे जो डॉक्टर एम के साहनी सर है, वो जनरली जब पेशेंट का बाल लेते हैं या कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल आप उसके रिस्पेक्टिव सिमिलम मेडिसिन के साथ आप डिप कर रहे हो और आप स्ट्रोक्स दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे या डीएनए के क्वांटिफिकेशन में क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दिस इज द लॉजिस्टिक एंड द साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। वरना अगर हम लोगों को इस तरीके से अगर हम फिनोमिनल या फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से अगर हम इसको बताना जाएंगे तो ये थोड़ा सा फिजिबल नहीं होगा और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हमें इतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमने इसका सबसे पहले क्वांटिफिकेशन अल्कोहल बेस पे किया। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो मेडिसिन बेस में रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इसमें देख सकते, नाउ दीज आर द एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ दिस डीएनए। तो इसमें आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे आपको ओडी, दीज आर द डायमेंशन। तो आपको अलग अलग वेवलेंथ में इसका आपको मैक्सिमम पीक देखने को मिलेगा। ये जो हमने डीएनए को सेग्रीगेट या डीएनए को जो क्वांटिफाई किया है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो पीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ इसको 260 एनएम पे, दैट इज वेवलेंथ, तो 260 एनएम पे अगर आप देखेंगे तो 0.150 ओडी यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे आपको इस पीक पे आपको जनरली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये इसका क्वांटिफिकेशन है जो कि हमने उसको एब्जॉर्प्शन पीक या मैक्सिमम पीक से भी हमने इसको डिनोट किया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। The conclusion is we successfully extracted DNA fingerprinting from the human hair in the alcohol base, जो कि हमने vehicle के फॉर्म में यूज किया है आफ्टर पोटेंटाइजेशन, और वो भी 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंटाइजेशन की भी अगर हम बात करें तो पोटेंटाइजेशन भी एक काफी एविडेंस और साइंटिफिक मेथड है हमारे इस फिंगरप्रिंटिंग या इस वेरिएंट के लिए, जो कि एक बायोलॉजिकल सैंपल है, कि कैसे हमने उसका एनालिसिस और डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो हमने एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी या स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन पीक में हमने उसको एनालाइज किया है। तो यहाँ पे ये जो है हमने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और इसका जो बेसिकली पूरा जो श्रेय है, वी आर वेरी थैंकफुल टू पारुल यूनिवर्सिटी, especially the Department of Life Sciences, and especially Dr. Ankur Jain sir, Mukul Jain sir. He is basically main person जो कि पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज और लेबोरेटरी में एज अ सीनियर साइंटिस्ट वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमने उनके अंडर में ये रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया है, और एट द एंड पारुल यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि इस रिसर्च वर्क के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी, क्योंकि जब हम होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव को लेके अलाइड साइंसेज या अदर ब्रांच में जब हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो कई सारी ऐसी डिफिकल्टीज रहती है या एरर्स होते हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पोटेंटाइजेशन का इफेक्ट डीएनए पे, क्योंकि स्टिल पोटेंटाइजेशन को वो इतना एविडेंस या साइंटिफिक नहीं मानते। दूसरी चीज, सिर्फ 3 से 4 हेयर स्टैंड को लेके क्वांटिफाई करना इन अल्कोहल बेस, तो वो एक सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था। तो यहाँ पे हमने इस चैलेंज को ओवरकम करके इस रिसर्च को कंप्लीट किया है, और इसके लिए जो है हम डॉक्टर मुकुल जैन सर, जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में, और हमारे जो नील जो है वहाँ पे असिस्टेंट लेबोरेटरी में काम करते हैं, उनका पीएचडी भी चल रहा है। तो डॉक्टर नील ने भी हमारी काफ़ी मदद करी है इसमें, इस रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अगेन वी आर थैंकफुल टू लाइफ साइंस डिपार्टमेंट एंड पारुल यूनिवर्सिटी, एंड दिस ऑल आर अवर रेफरेंसेस। तो ये सारे रेफरेंसेस है जिसमें हमने डीएनए को एनालाइज किया है। और जैसे आप सपोर्टिंग में देख सकते हो कि फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस पारुल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मुकुल जैन सर जो कि हमारे साइंटिस्ट है, और डॉक्टर नील पाटिल, इन्होंने काफी अच्छा इसमें हमारा योगदान दिया है। पब्लिकेशन अगर आप देखोगे, पब्लिकेशन जनरली हमने इसको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेस में इसको अप्लाइड रिसर्च में इसको पब्लिश किया है, जो कि एक पीयर रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल है
और इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है, साइट स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो है पब्लिश हुआ है हमारा 2025 में वॉल्यूम नंबर 11 इशू 4 में पार्ट सी में। तो ये हमने ऑलरेडी इसको पब्लिक डोमेन में रखा है। एंड अगेन वी आर थैंकफुल टू दैट जर्नल ऑल्सो टू रिसीव दिस research work and review it and publish it. So again we are thankful to all and to this platform also कि जिससे हम आप लोगों तक अपना जो नॉलेज है वो हम शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हेलो। यस यस, योर वॉइस इज ऑडिबल सर। सानी सर। सूरज जी, आपने जो इसको एक्सप्लेन किया, अब थोड़ा सा ये तो पीपीटी का भाषा में आपने बताया, आप थोड़ा सा इसको जनरल लैंग्वेज, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे इंटरेस्टेड ये होंगे कि इसको जनरल की भाषा में समझ में बहुत लोग को नहीं आया है। जैसे कि मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप इसको जनरल जो हम लोग का होम्योपैथिक लैंग्वेज है उसमें बताने का कोशिश कीजिए। करेक्ट सर। सर जैसे मान लो ये हमारा एक हेयर स्टैंड है, तो हमने 3 से 4 हेयर स्टैंड लिए, क्योंकि अगर हम सिंगल हेयर लेते हैं तो वहाँ पे हमें डीएनए क्वांटिफिकेशन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमने जब 3 से 4 अपने हेयर को प्लग किया, हमें कट नहीं करना है क्योंकि उसका जो हेयर बल्ब होगा वो स्काल्प में ही रहेगा। तो जब हम इसको खींचते हैं, जब हम इसको प्लग करेंगे, तो वहां पे आपका हेयर जो रूट है उसका जो बल्ब है वो भी आपका आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस हेयर स्टैंड या जो ये नंबर ऑफ हेयर्स है, चाहे 3 हो या 5 हो, आपको उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक उसको सॉल्वेंट मीडिया में रखना है। उस सॉल्वेंट मीडिया में हम उसको आइसोलेट करते हैं ओवरनाइट के लिए, लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस। फिर जब हम उसको आइसोलेट कर देंगे, फिर हम अब उसमें से क्या करेंगे, एसेप्टिकली। एसेप्टिकली यानी सर कैसे, जैसे मान लो हम अगर ऑपरेशन भी करते तो जो हमारा नाइफ है या जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेप्टिक प्रिकॉशन से जाना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम इस हेयर बल्ब को स्टैंड के साथ अलग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि एसेप्टिकली उस बल्ब को शेफ्ट से अलग कट करना है। फिर वो जो हेयर बल्ब है उसको हम पीसीआई, दिस इट इज अ केमिकल रिएजेंट। पीसीआई जो है ये एक अलग अलग केमिकल रिएजेंट होते हैं सर, जिससे हम उस डीएनए को प्रिजर्व करते हैं और आगे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उस बल्ब से। तो फिर जब हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जैसे हम सभी लोगों को पता है, हम जब फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी में जनरली हमारे पास जब सीरम एनालिसिस की बात करें तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं कि वो जो ब्लड है जब हम उसको उस मशीन में डालते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उसके बाद उसमें वो सुपरनेटेंट फ्लूइड अलग हो जाता है जिसको हम सीरम बोलते हैं, और नीचे आपकी आरबीसी रहती है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, उसमें ये जो फ्लूइड है उसको सेपरेट आउट कर दिया, और नीचे आपके पैलेट्स रहेंगे। ये जो पैलेट्स है ये हमारे डीएनए क्वांटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट, यह सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे इसका। तो जब हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे, ये हमें सेंट्रिफिकेशन 3 से 4 बार करना है। क्योंकि सेंट्रिफिकेशन से क्या होगा कि वो जो डीएनए है उसके अंदर जो भी फ्लूइड या जो मटेरियल है हमारे बायोलॉजिकल सैंपल का या सीरम का, तो वो हमें उसको डिस्कार्ड करना है। तो जब हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे तो वो जो पैलेट्स या जो हमारा डीएनए है उसको फिर हम वॉश आउट करेंगे 3 से 4 बार सेंट्रीफ्यूज करने के बाद विद द केमिकल रिएजेंट। और उसके साथ साथ हमें उसके टेम्परेचर या तापमान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लो उसका तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने लगा, तो वो जो डीएनए है वो उसकी एंटाइटी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसको टेम्परेचर भी कम रखना है, उसका प्रिजर्वेशन भी हमें प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएजेंट के साथ करना है, और उसका प्रपोर्शन भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में स्लाइड में बताया कि 35:25:1। तो ये जो रेशियो है ये आपको स्पेसिफिकली इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये इट इज स्पेसिफिक, इट इज फिक्स। क्योंकि अगर आपने उसमें 2% बढ़ा भी दिए तो क्या होगा कि वो जो केमिकल है वो अपना इफेक्ट शो करेगा हमारे डीएनए पे, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें पोटेंटाइजेशन का इफेक्ट देखना है, ना कि केमिकल का। तो जब ये प्रॉपर रेशियो में हमने उसको
सेग्रीगेट किया, आइसोलेट किया, सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद आखिरी में जैसे जब आरबीसी नीचे बढ़ जाती है हमारी सेंट्रीफ्यूज के बाद, तो उसी का तरीके से जो पैलेट्स रहेंगे उन पैलेट्स को हम वॉश आउट करेंगे, और वॉश आउट भी हम उसको सोडियम के साथ कर रहे हैं। तो जब वॉश आउट करेंगे तो उसके बाद हमें जो वो क्वांटिफाई या जो हमें कंसंट्रेटेड पार्ट मिलेगा उसको हम फिर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो शीट होती है, जैसे आपने आमतौर पे 11th-12th में देखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, देर इज वन प्रोसेस पीसीएआर जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसमें सर हम उसका एक पार्ट रहता है कैथोड, एक पार्ट रहता है एनोड। तो कैथोड इज जनरली पॉजिटिव पार्ट, एनोड इज नेगेटिव पार्ट। तो जो डीएनए है वो आपके नेगेटिव साइड रखा जाएगा, जहाँ पे चैम्बर या आपने फिगर में देखा होगा वेसल बने हुए। तो वहां पे हमने उस पैलेट को जो वॉश किया है हाइड्रोक्साइड या सोडियम के साथ, उसको हमने पुट किया उस वेसल में। और जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट या उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से जब जोड़ते हैं, तो उसके बाद वो जो डीएनए, चूंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो जो डीएनए वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ रन करेगा, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट, सिमिलर चार्जेस दे रिपेल। तो ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो उसी तरीके से वो जो डीएनए रहेगा वो एनोड साइड पे वेसल में चैम्बर में डाला गया है। अब वो इस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एग्रोस जेल जो है, जो हमने व्हीकल लिया है, उसके साथ वो आगे जाएगा कैथोड की तरफ। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी से उसका सेग्रीगेशन हो रहा है, तो वहां पे हम उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं कि कितने माइक्रोन में या कितने नैनो में हमें वो डीएनए का क्वांटिफिकेशन मिला। तो यहाँ पे हमने इसको आफ्टर पोटेंटाइजेशन प्लेन अल्कोहल बेस में लिया है। नेक्स्ट जो हमारा रिसर्च वर्क होगा वो मेडिसिन के साथ होगा। जैसे मान लो मैंने रेपर्टाइजेशन किया और मेरी मेडिसिन आ रही है आर्सेनिक एल्बम, तो अब वो जो 3 से 4 हेयर स्टैंड है वो हम आर्सेनिक एल्बम में डालेंगे। और वो जो आर्सेनिक एल्बम में जब हम डिप करेंगे, तो उसमें अगर उसका जो क्वांटिफिकेशन अगर हमें अच्छे देखने को मिला, यानी डाइल्यूशन फैक्टर ज्यादा मिला, तो हम ये बोल सकते कि यस, द आर्सेनिक एल्बम इज जेनेटिकली इट इज सुटेबल फॉर मी, इट इज सिमिलिमम। क्योंकि रेपर्टाइजेशन से तो हम बोल रहे कि ठीक है आर्सेनिक का ग्रेड ज्यादा है इसलिए वो मेरी सिमिलिमम है, बट इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, क्योंकि रेपर्टरी भी एक किसी फिलोसोफर ने बनाई है। तो उसको हमें कैसे एविडेंस बनाना है, जैसे मान लो सर आपके पास एक पेशेंट है जिसकी 3 मेडिसिन आ रही है, आर्सेनिक, सल्फर, फॉस्फोरस। आपको ये देखना है कि आर्सेनिक जो नंबर 1 ग्रेड पे आ रही है वही उसकी सुटेबल सिमिलिमम है। तो आप क्या कर सकते हो सर, कि जो पेशेंट का हेयर है वो आर्सेनिक में भी डालो, सल्फर में भी डालो और फॉस्फोरस में भी डालो। और जब आप उसका क्वांटिफिकेशन तीनों में देखोगे, तो हम तो ये मान रहे कि आर्सेनिक में उसका क्वांटिफिकेशन डाइल्यूशन फैक्टर अच्छा आना चाहिए एज कंपेयर टू सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो अगर वो आ जाता है तब हम ये बोल सकते हैं यस, रेपर्टरी इज नाउ ऑथेंटिक, और हमने ये जो मेथड किए ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो इसलिए हम जो है इस मेथड को हमने अल्कोहल एज अ व्हीकल हमने इसको स्टार्ट किया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अवर मेडिसिन पार्ट। तो हम इस मेडिसिन में इसको इस तरीके से कंक्लूड करेंगे, तभी हम आगे जाके ये बोल सकते कि हाँ, हम जो पेशेंट का बाल ले रहे हैं उसके मेडिसिन में डाल रहे हैं, उसको 10 स्ट्रोक या जितने भी n नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दे रहे हैं, तो वो एनर्जी उस पर्टिकुलर पर्सन तक ही जा रही है, क्योंकि वो जो बाल है वो उस पर्टिकुलर पर्सन का ही है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी उस पर्सन तक ही जाएगी। तो इसको हमें एविडेंस बनाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज जस्ट अ इनिशियल पार्ट सर। तैयार हो गए। अब ये एक तो आप जो बता रहे हैं, तो हर एक मेडिसिन का जैसे नेट्रम्यूर हम लेते हैं, तो नेट्रम्यूर sir. का 30 पोटेंसी, नेट्रम्यूर का 200 पोटेंसी, तो दोनों Correct, sir. इफेक्ट अलग अलग होगा। डेफिनेटली सर, बट अगर हम सिमिलियम, जैसे सर मैं बात कर रहा हूँ आपको डाइल्यूशन फैक्टर की, तो जैसे मैंने आपको बताया 5x और 10x, हमने जो डाइल्यूशन फैक्टर लिया था 5x और 10x में लिया। ये तो अल्कोहल का 5x बनाया आपने? यस सर। अल्कोहल- तो अब सर अल्कोहल का 5x नहीं है सर, ये अगरोज जेल में जो हमने डीएनए को रन एग्रोल किया जेल ना। का। जी जी। यस सर। तो सर यहाँ पे ये जो डाइल्यूशन है वो एगरोज जेल, क्योंकि वहां पे मीडिया एगरोज जेल है, अल्कोहल नहीं है सर। तो यहाँ पे अगर आप नेट्रम्यूट 30 ले रहे हो और नेट्रम्यूट 200 ले रहे हो, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो आपको सल्फर और नेट्रम्यूर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सल्फर और नेट्रम्यूर दो अलग अलग मेडिसिन है, दोनों के फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग है, दोनों के एक्टिव प्रिंसिपल भी अलग अलग है, दोनों के सोर्सेज भी अलग अलग है। तो नेट्रम और सल्फर अगर आप लेते हो तो क्वांटिफिकेशन में मेजर डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यस, हमने जो रेपर्टराइज किया किसी भी सॉफ्टवेयर से, सिंथेसिस से, रेडार से, होमपैथ से, तो उसमें जो आर्सेनिक आई थी वो उसकी सूटेबल मेडिसिन इसलिए है क्योंकि उसमें उसका जो क्वांटिफिकेशन है परसेंटेज वाइज वो बाकी मेडिसिन से ज्यादा अच्छा बेहतरीन तरीके से हमें देखने को मिला। पर अगर पोटेंसी में अगर आप सर देखोगे ना सर, तो उसमें वेरिएशन तो आएगा, बट इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा कि आप उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तक ले जा सको सर, क्योंकि उसका कंपोनेंट तो वही है सर, सोर्स वही है सर, सिर्फ जो मेडिसिन का डाइल्यूशन फैक्टर है वो अलग अलग है। तो वहां पे आपको डीएनए जो डार्क है वो एकदम लाइट देखने को मिलेंगे, बाकी जिस तरीके से रन हो रहे हैं वो पैटर्न उनका वही रहेगा सर, क्योंकि मेडिसिन सेम ही है, पोटेंसी अलग है, ऐसा। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो कहने का मतलब कि आपका इस रिसर्च से एक चीज का तो बहुत डेफिनेट हो जाएगा कि हमारा मेडिसिन कितना एक्यूरेट है। करेक्ट सर। मेडिसिन जो हमने थ्योरेटिकली हमने रिपोर्टरी से या मेडिका से या अपना थेराप्यूटिक जैसे भी मैंने मेडिसिन को सिलेक्ट किया, वह मेडिसिन मेरा एक्चुअल डेफिनेटिव उसका मिनिमम है कि नहीं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाता है ना। करेक्ट सर। ये बहुत अच्छा। एक तो हम लोग को सबसे बड़ा तो हुआ कि मेडिसिन सिलेक्शन के प्रोसेस को भी ये मदद कर रहा है। यही नहीं कि मेडिसिन का यूज ट्रांसमिट हो रहा है, बल्कि मेडिसिन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारा इसमें जस्टिफाइड हो रहा है, बल्कि कहते हैं एक्यूरेसी उसमें हम लोगों को आ रहा है। तो एक चीज को हम लोगों को, ये तो आपने रिसर्च को लेबोरेटरी में किया, अब एक डॉक्टर जो है सो क्लिनिक में कर रहा है, वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? सर इसके लिए आपको क्या करना है सर, कि जो हमारे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह आपको देखने को मिलेगा सर। बस अंतर ये होता है कि कहीं पर वो यूनिवर्सिटी में रहेगा या कहीं पर वो आपको एक सिंगल एंटाइटी या सिंगल कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट रहेगा। तो सर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो सैंपल्स है, जैसे आपने अपने पेशेंट के सैंपल प्रिजर्व करके रखे अगर हेयर स्टैंड, तो आप वही सैंपल जो है अलग कंटेनर में अगर आप उनको दोगे, और अगर आप उसमें ये लिखते हो कि वी वांट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए, तो वहां पर वो आपको जो ये रिपोर्ट हमने इसमें लगाई है आर्टिकल में या जो पीपीटी में आपको बताया है फिगर या पिक्चर में, वो सेम चीज आपको वो दे देंगे। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ आपको एक ऐसा प्लेस देखना है या लाइफ साइंस डिपार्टमेंट देखना है कि जहाँ पर इसका क्वांटिफिकेशन हो सके। जैसे सर इसके लिए हमने दिल्ली में बात करी थी, दिल्ली में सेंट्रल लैब है सर, तो उसमें पर सैंपल का दे चार्ज 18,000। एक सैंपल का अगर आपको डीएनए क्वांटिफिकेशन करना है तो दे चार्ज 18,000। तो यहाँ पे चूंकि पारुल यूनिवर्सिटी में हमारा लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है, तो हमें कोई एक जीरो मतलब कुछ भी चार्ज नहीं लगा सर। तो ये एक हमारा बेनिफिट था पारुल यूनिवर्सिटी का। तो अगर आपको स्पेसिफिकली अगर आपको एक रिसर्च करना है सर, और आपको ये सिद्ध करना है, एविडेंस प्रूफ करना है कि नहीं हम जो ये मेडिसिन दे रहे हैं या जो हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं ये एविडेंस है, ये सिर्फ रेपर्टरी या फिलोसॉफी पे नहीं है, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा फंड जनरेट करके, और अगर आप उनके साथ या एमओयू भी करते हैं या कोलैबोरेशन भी करते हैं, तो वो फंड सर आपका शेयर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो मनी वाली बात है वो भी आपकी बायफरगेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर आप उनको भी एक्नॉलेज कर रहे हो। जैसे अभी हमने लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में जो हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर मुकुल जैन सर और डॉक्टर नील पाटिल, तो हमने उनको भी एक्नॉलेज किया। तो वो आपको एक्नॉलेज अगर आप उनको करोगे तो आपका जो डिवीजन है फंड का या जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड चांस सर। ये तो आपने अच्छा बताया, लेकिन एक चीज अभी भी हमको लग रहा है कि एक कॉमन जो प्रैक्टिशनर हैं जो अपने क्लिनिक में कर रहे हैं और हर एक पेशेंट के साथ में ऐसा वो करने उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि फंड इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। 80,000 आपने जो बताया, ये हमको लगता है कि बियॉन्ड रीच होगा मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स के यस लिए। सर। हाँ, अभी हमको अभी यस भी सर। हम लोगों को पुराने मेथड्स पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को उसी पर मेथड पर अपना जो है हेरिंग्स लॉ। एक चीज और है, ये स्वामी नारायण जी का सवाल है, आपके आर्टिकल्स को शेयर करने की बात ये कर रहे हैं,
यस सर, डेफिनेटली आई विल शेयर द आर्टिकल सर। मैंने वॉल्यूम और इशू नंबर और जर्नल भी बताया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो यहाँ पे वॉल्यूम और इशू नंबर मैंने वो पीपीटी में लिखा हुआ है सर। तो आप गूगल पे जब जाओगे तो गूगल पे आप वो जर्नल का नाम डालना। जर्नल का नाम डालने के बाद उसमें सर आर्काइव्स आते हैं होम पेज पे। तो आर्काइव्स में वो जो मैंने वॉल्यूम लिखा है और जो इशू नंबर लिखा है, और उसमें मैंने ग्रुप भी लिखा है सी, क्योंकि उसमें अलग अलग ग्रुप से सर, ABCDE, ये हर जर्नल का अलग अलग होता है। तो उस ग्रुप में आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि कई सारे जर्नल सर इसमें पेड वर्जन रखते हैं कि अगर आपको PDF चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आपको PDF डाउनलोड होगा फुल पेपर। पर इसमें कोई चार्ज नहीं है सर, इट इज वेरी गुड थिंग। तो वो मैंने PPT में मेंशन किया है, वॉल्यूम और इशू नंबर और पेज नंबर भी मेंशन किया है। तो उसमें जाके यू कैन डाउनलोड द होल फुल लेंथ ऑफ द पेपर सर। सर वो आपको अभी वो आप क्योंकि वो पीपीटी अभी हटा दिया गया है, तो ये जो आपके इसको आप टाइप करके बता सकते हैं क्या इसमें, या हम लोग इसको कॉम करके इसको ग्रुप में डाल देते हैं? सर तो आप ग्रुप पे इसको डाल मैं देना ग्रुप सर। में डाल दूंगा। तो ये यस सर। डॉक्टर साहब स्वामीनारायण जी, आपको IFPH का जो ग्रुप है उसमें ये आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा इसका आर्टिकल का ये गाइडलाइन, ये कैसे आप डाउनलोड करोगे वो आपको पता चल जाएगा। और किन्हीं का कोई सवाल है? आपने बहुत अच्छा जानकारी रिसर्च का, जब भी आप आते हैं तो एक नए नए रिसर्च के विषय में बताते हैं, और ये आप हम लोगों के लिए अच्छा है। होम्योपैथी में कहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा हम लोगों को जानकारी मिलती है। ये है कि समय के साथ में टेक्नोलॉजिकल एंड फिलोसॉफी को मैच करना, है ना। फिलोसॉफी हमारा होम्योपैथी का जो है, अभी आपने कहा कि जो हम लोग का रिपोर्टरी कितना ऑथेंटिक है, हर एक ऑथर के अपने अपने दृष्टिकोण है, हर एक प्रैक्टिशनर के अपने दृष्टिकोण है। उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कैसे उसको यूनिफाई कर पाए, ये आज का हम लोगों के पास में सभी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसके लिए प्रयास करें, और इसको टेक्नोलॉजी में बिना कन्वर्ट किए हुए आप होम्योपैथी को प्रूफ नहीं कर सकते हो। होम्योपैथी में प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस बनाने के का जरूरत जरूर है। आप पेशेंट को आप इंडिविजुअल केयर करते हो, ठीक करते हो, ठीक हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, तो आप वहीं पर रहते हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक एरेना में जाना चाहेंगे तो आप देख रहे होंगे कि होम्योपैथी के साथ में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये होम्योपैथी अच्छा नहीं है, होम्योपैथी गलत है, ऐसे बहुत सारे आपको कमेंट्स आपको होम्योपैथी के विषय में मिलते हैं। तो हम लोग तो इसको, हम लोग होम्योपैथ हैं तो इसको मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ में बाहरी दुनिया भी अगर मानेगी, जैसे इंडिया गवर्नमेंट जो है सो अपने हम लोग की इंडिया में, भारत में इसका एक मान्यता मिला है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आज भी थोड़ा सा कई कंट्रीज में इसकी मान्यता नहीं है। दूसरी बात कि ये आने वाला जो ये समय है, उसमें जो हमारे प्रेजेंटेशंस होंगे उसको एक इस तरह से हम लोगों को आना पड़ेगा बताने के लिए, बहुत जरूरी है। और किन्हीं को कुछ कमेंट करना है तो बता सकते हैं, क्योंकि आज रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और होम्योपैथी को बचाने के लिए, होम्योपैथी को सेफ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें हम लोगों को प्रयास करने का ज़रूरत है। कोई और कोई कुछ बात शेयर करना चाहेंगे तो नोट करके टाइप करिए। फर्स्ट यू वांट टू से शेयर करना चाहते हैं ये बताइए। क्योंकि केवल ये कहना कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये तो सब लोग बोल रहे हैं। हेलो डॉक्टर दीपमाला को अनम्यूट करिए। यस सर, मैं अनम्यूट कर दूँ। सर मैं इसमें कहना चाहूंगी, सर ने आप जो ये बताया कि 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में अगर रहे एक ही मेडिसिन पे तो ज्यादा सिम्टम्स डिफर नहीं होंगे, मेडिसिन चेंज होने पर में भी ये सिम्टम्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो क्या अगर ये 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी अगर हम लोग हाई पोटेंसी अगर लेते हैं तो सिम्टम्स चेंज होंगे? मैम जनरली हाई पोटेंसी में आपको इतना ज्यादा क्वांटिफिकेशन, क्योंकि मैम ये है ना बात कंसंट्रेशन ऑफ DNA की हो रही है, तो 1M में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्वांटिफिकेशन जो है एकदम आपको नेग्लिजिबल मिलेगा, क्योंकि वो डायनेमिक है मैम।
और जो हम चाहते हैं एक्चुअली, हमारा मैडम मोटो क्या है, हमारा मोटो क्या है मैम, कि पहले तो हम ये सेग्रीगेट करें कि जो हम रेपर्टरी से जो हम सिमिलीमम निकाल रहे हैं, जो हमारे पास 20-25 मेडिसिन आ जाती है टेबल में फिल्टर होके, फिर हम पहली मेडिसिन जो हाई मार्क वाली होती है वो हम देते हैं। तो पहले तो हमारा अप्रोच ये रहना चाहिए कि पहले तो हम उसको रूल आउट करें। अगर मान लो मेरी आर्सेनिक फर्स्ट नंबर पे, पर कई बार ऐसा होता है मैडम कि जो थर्ड नंबर पे सल्फर है वो मेरे लिए अच्छा काम कर जाती है, तो अगेन ये रेपर्टरी पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर पहले तो फर्स्ट अप्रोच ये कि अलग अलग मेडिसिन के साथ हम डीएनए को क्वांटिफाई करें। फिर जब हम पोटेंसी लेंगे, मान लो आर्सेनिक पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्वांटिफिकेशन डाइल्यूशन के साथ, अब हम क्या करेंगे, वो आर्सेनिक की जो अलग अलग पोटेंसी, जैसे हम बोलते हैं कि इसको 1 ml सूट करती है, इसको 30 सूट नहीं करती है, तो वहां पे फिर जब हम उसका डाइल्यूशन लेंगे सेम मेडिसिन का, जैसे 30, 200, 1 m, मान लो हमने आर्सेनिक का 30 लिया, 200 लिया, 1 m लिया, तो वहां पे जब हम उसको क्वांटिफाई करेंगे तो 1 m पे तो हमें रिजल्ट बहुत ही कम और नेग्लिजिबल मिलेगा। पर हमारे पास चूंकि आर्सेनिक का 30 का पहले क्वांटिफिकेशन हो चुका है, तो वहां पे हम उस रिजल्ट को एविडेंस बेस्ड बता सकते। तो एटलीस्ट शुरू में तो पहले हम उसको फिल्टर करें कि जो 10, 12 या 25 दवा आ रही है, चाहे सिंथेसिस हो या होमपैथ हो या रेडार हो, तो पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करें। जब पोटेंसी की बात आएगी, जब हम पोटेंसी पे इसको क्वांटिफाई करेंगे, तो हायर पोटेंसी पे डेफिनेटली उसका हमें रिजल्ट और एब्जॉर्प्शन पिक कम मिलेगा, क्योंकि वो अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड है। तो वहां पर हम एकदम निराश ना हो जाए कि नहीं, हमने तो जो रिजल्ट या जो एक्सपेरिमेंट यूज किया है वो शायद फिजिबल नहीं है। तो इसलिए पहले हम ये समझे कि पहले ड्रग को फिल्टर करें, उसके बाद फिर सेम ड्रग के अलग अलग पोटेंसी को एनालाइज करें, क्योंकि उसमें भी मैडम ये हो सकता है कि सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही मेथड ना हो, तो ये भी चीज है, क्योंकि अभी हमने उसको स्टार्ट किया, उसको हमने कंक्लूड नहीं किया है, तो उसमें कई सारे फैक्टर आ सकते हैं मैडम। तो इसलिए अगर इनिशियल स्टेज पे शायद मैं इस क्वेश्चन को भी ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अल्कोहल बेस पे ही किया है। पर जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो एक हाइपोथेसिस होती है मैडम, तो हाइपोथेसिस में मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले तो हम अलग अलग जो 3-4 मेडिसिन आ रही है पहले उसका क्वांटिफाई कर ले। हाँ, अगर आर्सेनिक पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो थम्स अप कि हमारा रेपर्टरी इज वैलिड। अब उस आर्सेनिक में जो पेशेंट की जो 30 पोटेंसी है अकॉर्डिंग टू सब्सेप्टिबिलिटी, 200 पोटेंसी है, 1 m पोटेंसी है, फिर हम उसको अगर क्वांटिफाई करेंगे, तो अगर 1 m पे भी अगर हमें अच्छा रिजल्ट या फिजिबल नहीं मिल रहा है, तो हम कोई दूसरी टेक्निक यूज कर सकते हैं। बट फॉर फर्स्ट स्टेप इट इज नॉट लाइक वैलिड। इस प्रोसेस बहुत अच्छा आपने बताया जी। यूटिलाइज करेंगे, कुछ नहीं बार ये करना पड़ेगा। यस मैम, जैसे मान लो अगर मैंने एक हेयर लिया अपना, तो मेरे 3 कंटेनर है, एक में आर्सेनिक 30 है, एक में आर्सेनिक 1 m है, एक में आर्सेनिक 200 है। तो तीनों में मैंने अपने अलग अलग, आपको ये भी ध्यान रखना एक ही बाल नहीं लेना है, 3 से 4 स्ट्रैंड लेने, जितने ज्यादा स्ट्रैंड रहेंगे उतना ज्यादा क्वांटिफिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे डायनामाइजेशन नहीं है, यहाँ पे डीएनए है। तो यहाँ पे आपने जैसे 3 से 4 बाल लिए, आपने 30 में डाला, 200 में डाला, 1 m में डाला, तो 30 का जो प्रोसेस, ये जो पूरी आज जो स्लाइड बताई है वो एक 30 का अलग होगा, उसमें आपको 2 से 3 या 4 दिन लग सकते हैं। फिर 200 का अलग होगा, 1 m का अलग होगा, एक साथ आप रन नहीं कर सकते उसको। तो पहले आपको 30 में क्वांटिफिकेशन देखना है, फिर 200 में देखना है, फिर 1 m में देखना है, तभी तो आप सर उन तीनों के रिजल्ट को कंपेयर कर पाओगे। डेली क्लिनिक प्रैक्टिस में क्या ये पॉसिबल है कि हम हर पेशेंट का जितनी बार भी ये करें तो जी ये तो अभी मैम चर्चा फिजिबली, हो चुका हाँ, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो है ये इनिशियल स्टेज है, काफी अच्छा इनका वर्क है आपने जो। बहुत अच्छा ये चीज बताया, रिसर्च पे सर का वर्क बहुत ही अच्छा है। अब हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते ही है और हम लोग के साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही है, बहुत बड़ी बात है। वही बोले कि सर आज जैसा कि सर भी सानी सर भी अभी बताए कि ये क्लिनिकली जो एवरीडे प्रैक्टिस में ये थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है दीपमाला जी, थोड़ा सा मानसिकता बदलनी पड़ेगी, है ना। मानसिकता बदलने का बहुत जरूरत है, क्योंकि मानसिकता अगर नहीं बदलाया तो नहीं होता है। और स्वामी नारायण जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, इन्होंने डॉक्टर सूरज जी, वो देख लीजिए इन्होंने जो यस शेयर किया है, ये लिंक वो सही है ना, स्वामी नारायण जी ने शेयर किया है जो आपके कहने पर यस यस। चैट बॉक्स में इन्होंने दिया है, सही है। जस्ट सर, एक मिनट सर, लोड ही हो रहा है सर। या चैट बॉक्स में है दिया हुआ। हाँ सर, करेक्ट तो करेक्ट। थैंक यू स्वामी नारायण जी।
आपने बहुत अच्छा शेयर किया, सबके ये काम में आ जाएगा, सब लोग नोट कर ले सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ में हम लोग का समय पूरा हो चुका है। हम लोग सूरज जी फिर से आइए कोई और नया टॉपिक लेकर के, इस बीच में अपने तो अपना ये भी प्रैक्टिस की बताइए। हम लोग सेशन को अभी समाप्त करते हैं और सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर Dhanesh for his session. So Dr. Dhanesh, you can start your session now.